हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय लो अपडेट चैनल। मैं हूँ एडवोकेट संजय कुमार सिंह ठाकुर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और ये है आपका अपना खुद का हिंदी भारतीय कानून चैनल, इंडियन लॉ इन हिंदी। तो जानने के लिए इसको फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और आज हम बात करेंगे भारतीय कामसूत्र कानून, कानूनों के बारे में, अधिनियमों के बारे में, संहिताओं के बारे में। जिसमें जो सबसे पहला अधिनियम, वैसे तो भारत में कामसूत्र से रिलेटेड, सेक्स लॉ से रिलेटेड दुनिया भर के अधिनियम है, एक्ट्स है, कोड्स है, संहिताएं हैं, कानून है अलग जगह, और उनका कंपैरिजन वर्ल्ड के अदर सेक्स लॉज कानून, कामसूत्र कानून के साथ। लेकिन इसके जो क्लासिफाइड ब्रांचेस हैं या प्रकार है वो अलग अलग है। कोई जैसे वैश्यवृत्ति वाला कानून है, देह वाला कानून है, या कोई छेड़खानी वाला कानून है, सेक्सुअल एब्यूजमेंट या थ्रेटनिंग वाला कानून है, या फिर रास्ते में चलते चलते महिलाओं के साथ छेड़खानी वाला कानून है, सेक्स से रिलेटेड। और भी अदर कानून आते हैं सेक्स से रिलेटेड, जैसे पोक्सो कानून है, पोक्सो, या फिर ये पीटा कानून है या टीपा कानून 1956, 1986। और इनमें दुनिया भर के अमेंडमेंट्स है, या फिर संविधान है, या BNS है, भारतीय नागरिक संहिता है, या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 है, BNSS। ये दोनों कानून है, तीनों कानून है। फिर उसके बाद आता है हमारा ह्यूमन राइट्स है, फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स लॉ है, या फिर उसके जो एक्ट्स है, अधिनियम है, कोड्स है, या प्रोटेक्शन या प्रिवेंशन या प्रोहिबिशन ऑफ वुमेन और चाइल्ड्स और एल्डर्स और मेल जो पुरुष होते हैं फ्रॉम सेक्सुअल एक्टिविटीज, एक्सप्लॉइटेशन, प्रोहिबिशन, प्रिवेंशन, प्रोटेक्शन एक्ट्स अधिनियम है, चाहे 2002 है, 4 है, 1986 या 92 है, 87 है, या फिर 1976 है, या फिर 2024 है, 2023 है, 2018 है, 2013 है, 2007 9 है, और उन 2011 12 है। उनमें जो भी अमेंडमेंट है, संशोधन हुए हैं इन अलग अलग अधिनियमों में, एक्ट्स में, कोड्स में, संहिताओं में, जो कि ईयर वाइज दिए गए हैं, उनके बारे में है। या फिर हमारा ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक्ट है, या इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट है। तो आज हम बात, और एटसेट्रा इत्यादि, और आज हम बात करेंगे इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट। या फिर ट्रेटीज है, कोवेट है, या कन्वेंशन है, एग्रीमेंट्स है, कॉन्ट्रैक्ट्स है विद अदर फॉरेन इंटरनेशनल लॉ है, मल्टीनेशनल लॉ है, ग्लोबल लॉ है, या फिर UN लॉ है। जितने भी फॉरनर यहाँ पर घूमने आते हैं, नॉन सिटीजन है, उनकी प्रिवेंशन के लिए, उनको बचाने के लिए है। तो उनसे रिलेटेड यहाँ पर दुनिया भर के अधिनियम कानून आते हैं, हजारों, सैकड़ों नहीं हजारों अधिनियम कानून यहाँ पर आते हैं सेक्स लॉ से रिलेटेड। और उसी का ये एक प्रकार है जो कि हमारा इंडियन सेक्स लॉज और एक्ट्स है, कोड्स है, भारतीय कामसूत्र कानून या अधिनियम का जो एक पार्ट है, क्लासिफाइड ब्रांच है या पार्ट है, प्रकार है, वो है वैश्यवृत्ति। उसका प्रकार क्या है? वैश्यवृत्ति से रिलेटेड, जिसका नाम है इमोरल ट्रैफिकिंग या अनैतिक वैश्यवृत्ति व्यापार कानून, या इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट 1956, या इमोरल वैश्यवृत्ति अनैतिक व्यापार रोकथाम कानून, उसके बारे में। तो इसका जो अर्थ है, इसका जो परिभाषा है, इतिहास तो हमने अभी जाना, इसके बारे में आगे भी जानेंगे। और इसका जो ऑब्जेक्ट है, उद्देश्य है इस अधिनियम का, जो कि इमोरल ह्यूमन या इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट 1956। ये जो अधिनियम 1956 है, ये कहता है कि सेक्स करना या संभोग करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसके कुछ ऐसे एक्सेप्शंस हैं जो कि इस अधिनियम में दिए गया है, या दूसरे कानून में दिया गया है, या रिपील हो गया, रिप्लेस हो गया, वो बात की बात है। तो अभी यहाँ पर 1956 प्रिवेंशन एक्ट की बात करते हैं कि इसमें क्या दिया गया है कि जैसे भारत में, इंडिया में, जैसे कोई जो पिंपिंग करता है, दलाल है, वो दलालगिरी करता है रडियों के लिए, रडुओं के लिए, प्रोस्टिट्यूट्स के लिए, बेलफील्ड प्रोस्टिट्यूट्स के लिए, वो इलीगल है, या उनके लिए क्लाइंट ढूंढता है, या फिर जो ब्रोथल है या प्रोस्टिट्यूशन के लिए कोई भी प्रीमाइसेस बिल्डिंग यूज़ करता है, वो भी इलीगल है। फिर उसके बाद आता है जैसे क्राउडिंग करता है पब्लिक प्लेस में, सेक्सुअल जो प्रोस्टिट्यूशन का अड्डा है उसको चलाता है, या वहाँ पर छेड़खानी करता है कि उनसे बातचीत करता है कि आप पब्लिक प्लेस में या उसके नियर बाई कि आप, या उनको मोलेस्टेल करता है कि आप रंडी बढ़ जाओ, रड्डू बढ़ जाओ, प्लेबो बढ़ जाओ, जिगोलो बढ़ जाओ, सेक्स वर्कर बढ़ जाओ, कोई सेक्सुअल छेड़खानी करता है, या फिर कोई माइनर चाइल्ड है या माइनर है, या कोई भी वृद्ध है या अडल्ट है, बड़ी उम्र का औरत मर्द है, उसको जबरन धकेलता है सेक्स व्यापार करने के लिए या वर्क करने के लिए, तो वो इलीगल है। लेकिन इंडिया में क्या है, सेक्स वर्क जो है या सेक्स वर्कर जो है वो इलीगल नहीं है, वो अनलॉफुल नहीं है, वो पूरी लॉफुल है। या इंडिया में जो देह व्यापार है या वैश्यवृत्ति है वो अनलॉफुल नहीं है, कोई क्राइम नहीं है, कोई अपराध नहीं है। जो अपराध था वो मैंने बताया, वो कब कब अपराध होता है, कुछ एक्टिविटीज़ है, कुछ कारण है, रीज़न है, जहाँ पर वो आपराधिक हो जाता है, सेक्सुअल अपराध बन जाता है, या वैश्यवृत्ति का अपराध बन जाता है। लेकिन ये जो अपराध है या वो अनैतिक व्यापार बन जाता है, तो वो अनैतिक व्यापार जो प्रिवेंशन एक्ट है उसी के बचाव के लिए 1956 ये बना हुआ है, जिसमें बताया गया है छाट के कि जो अनैतिक है, इमोरल ट्रैफिकिंग है, वो ये है, और जो इमोरल ट्रैफिकिंग नहीं है वो ये है। तो उसी का प्रिवेंशन बचाव है, वैश्याओं का बचाव है, उनके राइट्स का, उनके अधिकारों का, चाहे वो मेल वैश्य है, चाहे फीमेल वैश्य है, प्रोस्टिट्यूट्स है। लेकिन कोई भी अपनी स्वेच्छा से, इच्छा से आर्टिकल 21 के अंतर्गत और 22, 23, 24 के अंतर्गत और अदर आर्टिकलों के अंतर्गत क्या कर सकते हैं, अपना लाइफ एंड फ्रीडम ऑफ लाइफ है, या डिग्निटी है, या प्राइवेट लाइफ है, उसको ध्यान में रखते हुए कोई भी महिला, पुरुष, वेश्या, प्रोस्टिट्यूट, जिगोलो,
प्ले बॉय का काम वर्क कर सकते हैं, बन सकते हैं। और दूसरा, जो कंपनी है, व्यापार है या बिल्डिंग है, वो चला सकते हैं। लेकिन ये तब नहीं चला सकते हैं जब ये लाइसेंस नहीं है, कानूनी तरीके से मान्यता प्राप्त नहीं है। चाहे होटल है, होटल के पास होटल वाले जो रहते हैं उनके पास क्या है, लाइसेंस नहीं है, सर्टिफिकेट लाइसेंस नहीं है, सर्टिफिकेट लाइसेंस आईडी कार्ड नहीं बना हुआ है बिजनेस व्यापार करने का, सेक्स वर्क करने का या सेक्स बिजनेस कमर्स करने का, ट्रेड करने का, तब ये क्या है, इलीगल है, अनलॉफुल है। या कोई भी पर्सनली कोई भी लड़का है, लड़की है, प्ले बॉय जिगोलो बनना चाहता है, बन सकता है, लेकिन उनके पास लाइसेंस नहीं है, तब वो वैश्यावृत्ति के अपराधों में आता है। लेकिन उनके पास लाइसेंस है वो, तब वो वैश्यावृत्ति के अपराधों में नहीं आता है। और उनका कोई किसी को जबरन प्रोस्टिट्यूट बनाता है, तब वो क्राइम है। या कोई चाइल्ड या माइनर को जो कि 18 साल से नीचे है उनको रखता है, तब वो क्राइम है, अपराध है। या उससे ऊपर वाले उनको सेक्स वर्कर बनाता है, प्ले बॉय जिगोलो बनाता है, उनकी सहमति के अगेंस्ट में, जो कि अडल्ट 18 साल से ऊपर है, उनको उनकी इच्छा के विरुद्ध क्या बोलता है, प्रोस्टिट्यूशन में धकेलता है, उसको जिगोलो प्ले बॉय बनाता है, या तब वो अपराध है। अब ये जो एक्ट है उसी का प्रिवेंशन है, दोनों चीज़ों को अलग करके बता दिया मैंने। अब इसमें आता है, ये हमारा 1956 का कानून है होटल वाले, क्योंकि ये इसलिए बनाया गया है ताकि जो वैश्याओं का यूज़ करते हैं, या जो वैश्याएँ हैं, पुरुषों का, जो महिला वैश्या है पुरुषों का यूज़ करती है सेक्स करने के लिए, या जो पुरुष है वो महिला सेक्स वर्कर को यूज़ करते हैं सेक्स करने के लिए, तो वो कर सकते हैं। लेकिन वो सब होने चाहिए, लाइसेंस होने चाहिए, लीगल एज में होने चाहिए, और जबरन नहीं होने चाहिए, विलिंग फुल होना चाहिए, और उनके पास लाइसेंस होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर चाहे वो होटल में पकड़े जाते हैं, चाहे जहाँ भी पकड़े जाते हैं, उनको कोई पकड़, पुलिस का कोई भी अधिकारी कोई भी पकड़ के नहीं ले जा सकता है, कहीं भी वो बिल्डिंग में रह सकते हैं, उनको राइट की। अब इसको 2013 का जो बिल है, या जो 18-17 का बिल है, या 23, 24, 21 का जो बिल है, जो हत्याकांड हुए, रेप, बलात्कार एंड मर्डर जो कांड हुए, चाहे वो आरुषि हत्याकांड था, चाहे आयुषी हत्याकांड था, या कोई अदर हत्याकांड थे, उन्हीं मामलों को और पुराने उन सबको रखते हुए, क्योंकि वैश्यावृत्ति भारत में सदियों से लीगल है, प्रोस्टिट्यूट अड्डे हैं, चाहे जो भी है, लेकिन उनका वही है कि पब्लिक प्लेस के पास ना हो, टेम्पल हो, ऐसी बड़ी सारी चीज़ें हैं, वो इसलिए रखा गया है ताकि सेक्स अपराध दुनिया में कम हो, भारत में कम हो। जैसे लोगों में इच्छा जागृत हो जाती है, या वो सेक्सुअली उनके हार्मोन्स उत्तेजित हो जाते हैं, और जाके वो क्या कर बैठते हैं पब्लिक प्लेस में भी। हालांकि नर्सरी से ही, और जो हिंदी स्कूल है उनमें भी नर्सरी या प्री केजी वहाँ से सेक्स एजुकेशन की शिक्षा कानून सिखाया जाता है, बच्चों को बताया जाता है नर्सरी क्लास से ही। और दूसरा, उत्तेजित हो जाते हैं, और जाके स्कूल के टीचर भी बच्चों से ये सेक्स अपराध कर बैठते हैं, चाहे वो अटेम्प्ट है रेप का, या फिर उनको छेड़खानी करते हैं, सेक्स की कुछ दूसरी एक्टिविटीज़ करते हैं, जो स्कूल है, कॉलेज है, या फिर जैसे आते जाते पकड़ के किसी महिला के साथ कुछ भी जबरन जो है अटेम्प्ट कर देते हैं, या सेक्स अटेम्प्ट करते हैं, या रेप कर बलात्कार करते हैं। या फिर कोई बीए पास मूवी भी है, ऐसी दूसरी भी है, जैसे कि पुरुषों के साथ हत्याकांड होते हैं, या लड़कों के साथ हत्याकांड होता है, कुछ महिलाएं, औरतें और लड़के, जो कि आगे आपको मैं केस लो समझाऊंगा, उनके जजमेंट, जो कि रियल घटना है। क्राइम पेट्रोल ऑफ इंडिया है, या जो हमारा क्राइम पेट्रोल है, या फिर सावधान इंडिया, उनमें भी उनकी शोर में उनको कहानियां समझाया जाता है। बाकी केस लो जो प्रीवियस जजमेंट है ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के, जैसे होता है बीए पास मूवी भी उसी के ऊपर बनी हुई है, 16 भी उसी के ऊपर बनी हुई है, 17 भी। उसमें क्या है कि जैसे कोई भी जिगोलो का काम करते थे, लेकिन जिगोलो क्या होता था उस टाइप प्ले बॉय की तरह लाइसेंस नहीं होते थे, सर्टिफाइड नहीं होते थे, तो उनके साथ क्या करती थी, 2-4 शादीशुदा महिलाएं, औरतें, आंटियां, भाभियां या बुढ़िया वृद्ध औरतें बुलाकर उनके साथ क्या कर लेती थी, सेक्स क्राइम कर लेती थी, या 3-4 एक लड़के के साथ उनका सेक्सुअल बेनिफिट उठाती थी। वही हुआ एब्यूजमेंट, क्योंकि वो लाइसेंस नहीं होते थे, जिगोलो जो थे सर्टिफाइड नहीं होते थे, उनको धमकी देकर उनके साथ वैसे हत्याकारी या उनका रेप करती थी, बलात्कार करती थी, या वो जाके बेचारे फाइनेंशियली कमजोर है तो वो जाके आत्महत्या कर ले रहे, या उनसे कुछ और क्राइम करवा रही, या फिर कहीं भी जबरन किसी भी लड़के को पकड़कर उसके साथ रेप कर ले रही। तो ऐसे दुनिया, उसी के ऊपर अक्षय कुमार की ऐतराज मूवी भी है, या साउथ हॉलीवुड बॉलीवुड की मूवियाँ है, सीरियल है, वेब सीरीज, वेब मूवीज़ है, सीरियल्स है, उनमें भी उन्हीं केस लो जो आते हैं कोर्ट में या पुलिस के पास, वो फिर तो उसी के ऊपर ये बोलते हैं मूवियाँ फिल्में बनती है। या फिर जो कोई लड़की है, जैसे माइनर यहाँ पर दिया गया है, उसको प्रोटेक्शन प्रिवेंशन है, माइनर या कोई चाइल्ड भी है, वो उसका जो एज इतना अंडरस्टैंडेबल है कि वो अपनी उम्र के लड़के के साथ ज़बरदस्ती कुछ करती है, सेक्सुअल एक्टिविटीज़, वो आता है, या किसी बड़ी उम्र के उसके साथ, चाहे उसकी उम्र की है, तो ये यहाँ पर दिया गया है हमारे जो प्रोहिबिशन प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड्स एंड वुमेन्स और मेल्स, पुरुष और मेल चाइल्ड्स है, या जो यंग पुरुष है, प्रिवेंशन अधिनियम लॉज एक्ट्स है, उसमें उसका कानून दिया गया है, और केसेस भी है, जजमेंट भी है, ऑर्डर्स भी है, क्योंकि सब कुछ एविडेंस और प्रूफ्स पर चलता है, तो उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। और अब बात करते हैं इमोरल प्रिवेंशन ट्रैफिकिंग एक्ट की। जो इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट है, इसमें टोटल कुल मिला के जो है, इसमें कोई भी अध्याय नहीं है इस अधिनियम 1956 में, और इसमें टोटल कुल मिलाकर जो सेक्शन है, धाराएं हैं, वो 25 धाराएं यहाँ पर दी गई है, और उसी में सारा प्रिवेंशन, रोकथाम, बचाव उसमें दिया गया है, और इनको अलग किया गया है। बाकी जो इस एक्ट का उद्देश्य है, ऑब्जेक्ट है, या इम्पोर्ट महत्व है, वो यही है कि समाज में, सोसाइटी में, भारत में, वर्ल्ड में कानून व्यवस्था बनी रहे। स्त्रियां हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं, वृद्ध है, मेल फीमेल जो भी है, स्त्री पुरुष, बच्चे बूढ़े जो भी है, सब जो आज़ादी से घूम सके, फिर सके, चाहे वो वर्क प्लेस में, चाहे स्कूल में है, चाहे वो नर्सरी है, चाहे जो प्लेस में है, सब जगह। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर कानून बना हुआ है।
और दूसरा इसमें जो अलग से अधिनियम आता है कि जैसे कोई आपके साथ साइबर डिवाइड, इसमें आता है जैसे डिवाइड प्लेजर सेक्सुअल ऑफेंसेस, जो एक्ट्स है, लॉज है, अधिनियम है कि जैसे कोई जादू टोरा टोटका करके, तांत्रिक क्रियाएं करके, या फिर जैसे होता है वशीकरण करके तो वो मेरे से प्यार करने लग जाए, या फिर वो मेरे से सेक्स करने के लिए, तो उससे रिलेटेड देवी देवता भगवान, डिवाइड गॉड भगवान, जिसको डिवाइड प्लेजर कहते हैं या गॉड प्लेजर कहते हैं, चाहे वो काले कपड़े पहनते हैं, चाहे पीले कपड़े पहनते हैं, चाहे सफेद कपड़े पहनते हैं, चाहे जिस तरह के भी कपड़े पहनते हैं, चाहे रिलीजियस प्लेसेस वाले हैं, मंदिर वाले हैं, चाहे टेंपल वाले हैं, चाहे घरों वाले हैं, चाहे छुप छुपा कर जैसे भी करते हैं, अगर यूज़ करते हैं इस चीज़ का सेक्सुअल काम सूत्रा के लिए या वेश्यावृत्ति के लिए, तो एक दंडनीय अपराध है, उम्र कैद की सजा है, 10 साल, 14 साल, 20 साल और उम्र कैद की इसमें सजा है। इवन अगर कुछ अदर क्राइम होते हैं तो उसमें बोलते हैं फांसी की भी सजा है, इसमें दिया गया है। जैसे गॉड प्लेजर है ना, वशीकरण बाई गॉड प्लेजर, या गॉड या भगवानों का यूज़ करके जबरन किसी को भी वशीकरण करना, चाहे वो आंखों में है, उसके दिमाग में, फिजिकली मेंटली उसको हैरेस करना, कहीं के लिए उसका सेक्सुअल मेंटल फिजिकल शोषण किया जाता है। जैसे अब जो सेक्सुअल शोषण किया जाता है मेंटली, या सेक्सुअल शोषण किया जाता है फिजिकली भगवान लगाकर, तो ये कानूनी अपराध है। फिर दूसरा इसमें आता है साइबर आईटी, डिजिटल आईटी साइबर सेक्स कोड लो कानून अधिनियम। इसमें आता है डिजिटल आईटी साइबर सेक्स लो या डिजिटल आईटी मोबाइल लो कानून, कि जैसे जो सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, फेसबुक है, यूट्यूब है, या इंस्टाग्राम है, या अदर कोई टिकटॉक है, कहीं भी कोई भी जगह, वहाँ भी कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, सेक्सुअल कमेंट्स कर रहे हैं, ये सेक्सुअल जो है उसमें एक्टिविटीज़ कुछ भी कर रहे हैं, या सेक्सुअल कंटेंट बना रहे हैं, वो इलीगल है, अवैध है, गैर कानूनी है। लेकिन वो वैध तब है, लीगल तब है जब वो खुद लाइसेंस्ड है, सर्टिफाइड है, आइडेंटिटी कार्ड उनके पास है। दूसरा, वो उस कम्युनिटी को फॉलो कर रहे हैं, या उस कम्युनिटी में वो अपना अकाउंट प्रोफाइल बना रहे हैं, जो कि फेसबुक या जितने भी सोशल मीडिया है, या साइबर मीडिया है, या साइबर वेबसाइट्स है, वहाँ पर उनको अलाउ किया जाता है। जैसे पोर्न साइट्स होती है, वहाँ पर वो कोई क्राइम नहीं है। लेकिन फेसबुक में भी कम्युनिटी बनी हुई है। फेसबुक में अगर आप पोर्न या सेक्सुअल वाला बनाते हैं, इंस्टाग्राम में उससे रिलेटेड, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड है, चाहे अदर एंटरटेनमेंट से रिलेटेड है, तो वो कब वो गैर कानूनी है और कब वो गैर कानूनी नहीं है, जब वो उसके बारे में भी पोस्टर, स्नैप या लिरिकल, ऑडियोबल या वीडियो कॉल, जो भी कंटेंट बनाए जाते हैं, वो कम्युनिटी को ध्यान पर रखकर बनाए जाते हैं, वो बनाए जाने चाहिए। हालांकि यहाँ पर दिया गया है सोशल मीडिया के हर वेबसाइट में, हर जगह यही है कि अगर आप की कम्युनिटी, आपका अकाउंट किसी अदर कम्युनिटी को फॉलो करता है, और आप किसी रिलीजियस कम्युनिटी के अकाउंट होल्डर को, जो कि सेक्सुअल एक्टिविटी से मतलब नहीं रखता है, उसके वहाँ पर कमेंट कर रहे हैं, या आपका अकाउंट तो आपको रिस्ट्रिक्ट कर देगा, या आपका अकाउंट कुछ अदर प्रोफेशन वाला है और आप वैसे रिलीजियस वाले उसमें कमेंट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, तो वो आपको रिस्ट्रिक्ट या स्ट्रिक्ट कर देगा, आपको अलर्ट कर देगा, टारगेट कर देगा, नोटिफाई कर देगा। लेकिन किसी ने कोई सेक्स लॉयर्स वाला है, या सेक्स जो डॉक्टर्स रहते हैं, या कोई अदर वाला है, पोर्न वाला बनाया हुआ कहीं भी सोशल मीडिया में, उसमें आप कमेंट कर रहे हैं कोई भी आउटर वाला, तो उसको टारगेट नहीं किया जाता, उसको अलर्ट नहीं किया जाता। तो इस तरह से ये फेसबुक एक्ट्स है, साइबर एक्ट्स है, जो कि साइबर एक्ट्स जो हमारा नेशनल साइबर सेक्सुअल एक्टिविटी का जो एक्ट है, उसी से ये कानून बनते हैं, चाहे वो फेसबुक के हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम के हैं, चाहे यूट्यूब के या अदर सोशल मीडिया के। तो वहाँ पर ये अनलॉफुल या अवैध तब नहीं होता है। और या फिर तो इतना सब कुछ हो जाने के बाद आप किसी को फेसबुक आपको टारगेट नोटिफाई कर दे रही है कि आपका कमेंट वहाँ पर हम नहीं डाल सकते, आपने बोल्ड लिखा है या कुछ अदर सेक्सुअल लिखा हुआ है ना, वो हम नहीं डाल सकते, क्योंकि ज़्यादातर सेक्सुअल एक्टिविटीज़ को ही यहाँ पर रोका जाता है। या फिर होता है कि जैसे आपने डायरेक्ट उनके फेसबुक मैसेंजर में या यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ईमेल मैसेंजर में उनको क्या कर दिया, या कोई कमेंट करा, और वो क्या करते हैं कि बंदे आपको क्या कर रहे हैं, जैसे आप लाइव में फिजिकली हम जाते हैं, वैसे डिजिटली हम यहाँ पर जाते हैं, या इक्वली हम यहाँ जाते हैं साइबरली, तो हम बात करते हैं, एक दूसरे से चैट करते हैं, एक दूसरे को दोस्ती यारी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसमें अगर वो कहता है आपको, आपका कमेंट उसको पसंद नहीं आता है, या आपको वो पसंद नहीं करता, और वो आपको क्या करता है, नेगलेक्ट करता है, और आपको इवन वो मैसेज भी करता है कमेंट में है, चाहे उसमें कि आप मेरे को फॉलो मत करो, कमेंट मत करो, या परेशान मत करो, तो अब फेसबुक ने तो आपको नोटिफाई किया ही था, लेकिन अब ये भी आपको जो पर्सन है वो भी नोटिफाई कर रहा है, उसके बाद भी आप उसको परेशान कर रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं, जो भी उसने कहा कि आप मेरे को फॉलो मत करो, तो आपको फॉलो नहीं करना चाहिए। या फिर वो कहता है कि आप मेरे को गंदे कमेंट मत करो, भले फॉलो कर लो ये। तो इस तरह से सोशल मीडिया या साइबर मीडिया या सोशल वेबसाइट्स या सॉफ्टवेयर या ऐप्स, ये जितना भी है, इनका अपना सबका कानून बना हुआ है, सेक्स कानून, कामसूत्रा कानून, जिसमें दिया गया है कि आप उसमें कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी, जो कि उसमें टर्म कंडीशन दिए गए, टर्म कंडीशन का मतलब है जो उसमें रूल रेगुलेशन दिया गया, मतलब रूल रेगुलेशन का मतलब है जो कि उसमें कानून दिया गया है, चाहे वो फेसबुक द्वारा दिया गया है, या किसी इंडिविजुअल वेबसाइट द्वारा दिया गया है, सॉफ्टवेयर द्वारा दिया गया है, या वेबसाइट द्वारा दिया गया है, या ऐप द्वारा दिया गया है, या इंस्टाग्राम या अदर साइटों द्वारा दिया गया है, उसके अगेंस्ट में आप वहाँ पर एक्टिविटीज़ करते हो, तो आप वो दंडनीय अपराध रहता है। उसमें मैंने आपको बताया है 3 महीने, 6 महीने, 1 हफ्ता फाइन, पेनल्टियाँ अलग अलग तरह की लगती है। तो इस तरह से फेसबुक और जो जितनी भी साइटें हैं, या सोशल साइट्स है, या पोर्न साइट है, कोई अदर साइट है किसी भी कम्युनिटी की, उन सब का अपना सेक्सुअल कामसूत्रा कानून बना हुआ है। वैश्यावृत्ति कानून जो है कामसूत्रा कानून का ही एक ब्रांच है, प्रकार है। तो उसी के बारे में जो हमारा पहला एक पार्ट आता है
हमारा जो ह्यूमन प्रिवेंशन है या हमारा इमोरल ट्रैफिकिंग, इस तरह से आप वेबसाइट, फेसबुक, इंस्टाग्राम के थ्रू जो भी आप देह व्यापार या सेक्सुअल कंटेंट्स या सेक्सुअल जो हमारा वेश्यावृत्ति व्यापार है, चाहे वो प्रोस्टिट्यूट्स है, चाहे वो दूसरे वो है, तो या कंपनियां है चलाती है, अकाउंट बनाती है या वेबसाइट भी बनाती है, चाहे वो फेस किसी वेबसाइट में अकाउंट बना रही है या अपना वेबसाइट भी बना रही है अलग से, या सॉफ्टवेयर भी बना रही है, ऐप भी बना रही है, तो बना सकते हैं। लेकिन ये क्योंकि ये साइबर मीडिया है, साइबर वर्ल्ड है, IT वर्ल्ड है, यहाँ पर सोसाइटी सोशल सब चलता है, जैसे ऑफलाइन चलता है बिना इंटरनेट के, बातचीत कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन जैसे ऑफलाइन में कम्युनिटी है, वैसे वहाँ पर कम्युनिटी बनी होती है, समाज बना होता है, समूह बना होता है, तो उसका ध्यान में रखना जरूरी है। और इसमें दिया गया है जो हमारा वेबसाइट या कोड या टेक्नोलॉजी जो लॉज है, या टेक्नोलॉजी जो साइंस लॉ है, या सोशल मीडिया लॉ जो उसी का पार्ट है, जिसमें हमारा सेक्स लॉ भी आता है, या साइबर सेक्स लॉ भी आता है। तो उसमें दिया गया है कि आपके पास जब लाइसेंस नहीं है, परमिशन नहीं है, तो फेसबुक ये सोशल साइट भी आपको अकाउंट नहीं बनाने देती है, या वेबसाइट बनाने के आपके पास द मेन कंटेंटेड हेडिंग्स सेक्शन वाइज, चैप्टर वाइज ऑफ एक्ट इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट कोड 1956, मुख्य मेन पृष्ठक खंड धाराओं के साथ, अध्यायों के साथ, अधिनियम कानून संहिता, अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956। अब इसमें आता है पहली जो धारा है, जिसमें आता है सेक्शन शो टाइटल कमेंसमेंट एक्सटेंट एप्लीकेशन। तो शो टाइटल में आता है नाम, नाम है इंग्लिश में द इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट कोड 1956, हिंदी में है नाम टाइटल। अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956, इमोरल ट्रैफिकिंग, ट्रैफिकिंग या फिर दूसरा इसको ऐसे भी कहते हैं अनैतिक तस्करी व्यापार रोकथाम। अब आता है एक्सटेंट, लागू होना। तो ये अधिनियम पूरे भारतवर्ष में लागू होता है, जम्मू कश्मीर को छोड़कर। फिर आता है इसका कमेंसमेंट, तो सेंट्रल सरकार ने, भारत सरकार ने 1956 में इसको कमेंस कर दिया, पूरे भारतवर्ष में लागू कर दिया है। लेकिन इसके जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन का मतलब है जितने भी इसके अध्याय हैं, धारा है, सेक्शंस है, क्लोज है, खंड है, उपखंड है, सब क्लोज है, वो जितने भी देह व्यापार वाले अपराध हैं, सेक्स वाले अपराध हैं, सेक्स क्राइम्स जितने भी हैं, चाहे वो साइबर सेक्सुअल क्राइम्स है, या IT साइबर सेक्सुअल क्राइम्स है, या डिजिटल IT साइबर सेक्सुअल क्राइम्स है, अपराध है, या यौन उत्पीड़न वाले अपराध है, या लिंग उत्पीड़न वाले अपराध है, उन सब में ये लागू होता है देह व्यापार। फिर इसके बाद आता है अर्थ और परिभाषाएं। मतलब अर्थ और परिभाषा का क्या मतलब, जैसे प्रोस्टिट्यूट्स और प्रोस्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है। तो प्रोस्टिट्यूट्स होता है रंडी या रंडुआ। अब यहाँ पर जो पर्सन दिया गया है, यहाँ पर एक अर्थ उसका जो परिभाषित किया गया है, उसका अर्थ समझाया गया है एनी पर्सन या पर्सन। अब ये जो अधिनियम है, इसको सेक्सुअल अब्यूजमेंट एंड एक्सप्लॉयटेशन प्रिवेंशन एक्ट 1956 भी कहते हैं। और इसमें एक शब्द आता है अर्थ और परिभाषाओं में, जो कि दिया गया है जैसे एनी पर्सन। एनी पर्सन का मतलब होता है जेंडर, मेल फीमेल, या महिला पुरुष, लिंग योनि। और लिंग योनि का ये अधिनियम में कानून है देह व्यापार का, यौन उत्पीड़न का, जो देह व्यापार के अलावा, जैसे कोई आप जिंदगी में लोग अपनी ज़िंदगी जीते हैं, नागरिक है, सिटीजन है, नॉन सिटीजन है, अंग्रेज घूमने आते हैं, फॉरनर्स है, या सेक्सुअल हैरेसमेंट, एक्सप्लॉयटेशन, अब्यूजमेंट विद मैन, वुमेन, चाइल्ड्स इन स्कूल्स होता है, कॉलेज होता है, यूनिवर्सिटीज़ होता है, या वर्किंग प्लेसेस होता है। तो उससे रिलेटेड ये अधिनियम है इमोरल ट्रैफिकिंग। और इसमें जो ज़्यादातर बताया गया है, इसमें व्यापार के बारे में बताया गया है, ज़्यादातर व्यापार के बारे में। जैसे ये व्यापार वाला पार्ट है, सेक्स वाला जो व्यापार होता है, इमोरल ट्रैफिकिंग का मतलब है अनैतिक व्यापार का ये अधिनियम है। लेकिन जो अदर सेक्सुअल क्राइम्स है, ऑफेंसेस है, जो दूसरे सेक्सुअल क्राइम्स है, उनका यहाँ कोई लेना देना नहीं है, वो इस अधिनियम में नहीं आते, क्योंकि यह अधिनियम पूरा जो है सिर्फ देह व्यापार का जो कानून है, या जो सेक्स व्यापार रहता है उससे मतलब रखता है, या फिर जो दूसरे कानून होते हैं सेक्स से रिलेटेड जो कि देह व्यापार में नहीं आते, उससे ये मतलब नहीं रखता है। और इसमें एनी पर्सन का मतलब है जेंडर, मेल फीमेल, कोई भी महिला पुरुष, जो सेक्स वर्कर्स होते हैं या सेक्स प्रोफेशनल्स होते हैं, जिनका इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल प्ले बॉयज़, प्ले गर्ल्स, या जिगोलोज, मेल फीमेल जिगोलोज होते हैं, जिनको हम हिंदी में लिंग कर्मकारी या लिंग कर्मचारी कहते हैं, या योनि कर्मकारी या कर्मचारी कहते हैं। मतलब यौन लिंग एम्प्लॉयज़ या सर्वेंट्स या प्रोफेशनल या कर्मचारी कहते हैं उनको। तो उनको यहाँ पर परिभाषित ऐसे किया जाता है। फिर दूसरा इसमें आता है कि जो ट्रांसजेंडर्स है, जो महिला पुरुषों में नहीं आते, उनको भी इसमें एक वर्ड आता है सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और अब्यूज़। तो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का मतलब है यौन उत्पीड़न या यौन दुर्व्यवहार, जैसे, या अब्यूज़ का मतलब है जो सेक्सुअल
गालियाँ देते हैं, गंदी-गंदी गालियाँ देते हैं, योनि लिंग की या योनि लिंग से मतलब जो रखती है, सेक्सुअल जो गालियाँ देते हैं, उनका मतलब है अब्यूज़मेंट। मतलब सेक्सुअल हैरेसमेंट को कहते हैं सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन और अब्यूज़मेंट। कि जैसे कोई बड़ी उम्र की औरत या कोई लड़की किसी लड़के को छेड़ रही एक उम्र के लड़का-लड़की है या अलग-अलग उम्रों के औरत-मर्द है, उसको कहते हैं। या फिर सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन में आता है कि जैसे कोई किसी से जबरन या उसको अब्यूज़ करके, गाली-गलौज करके, बहका के, इंड्यूस करके या थ्रेटन करके या उसको इंस्टिगेट करके, अबेट करके या उसको कोई ग्रीड दे के, लालच दे के, उसकी सहमति के बगैर, जैसे हस्तमैथुन होता है, मास्टरबेशन होता है या हैंड प्रैक्टिसेज़ होती है, चाहे वो वीडियो कॉल के थ्रू है। तो इस तरह से सेक्सुअल अब्यूज़मेंट का मतलब हुआ कामुक या काम वाली या कामसूत्र वाली जितने भी शब्द होते हैं, गाली-गलौज होता है, उसको हम सेक्सुअल अब्यूज़मेंट कहते हैं। फिर आता है सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन या सेक्सुअल हैरेसमेंट, मतलब जो सेक्सुअल दुर्व्यवहार जिसको कहते हैं या कामसूत्र शोषण कहते हैं, काम शोषण कहते हैं या काम दुर्व्यवहार कहते हैं। सेक्सुअल हैरेसमेंट या सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन दोनों अलग बातें हैं। तो सेक्सुअल जो एक्सप्लॉइटेशन है मतलब कामुक या कामसूत्र या काम दुर्व्यवहार, उसमें आता है कि जैसे कोई महिला और पुरुष एक दूसरे के साथ करते हैं या कोई लड़का-लड़की एक दूसरे के साथ करते हैं दुर्व्यवहार। कि जैसे मैंने बताया, कोई किसी को इंड्यूस करता है, थ्रेट करता है, डराता-धमकाता है या कोई जो अडल्ट है, जो माइनर्स है, बच्चे हैं, उनको बड़ी उम्र की औरतें या एक उम्र की ही औरत या लड़की उसको उकसाती है, बहकाती है या कोई मर्द किसी महिला को बहकाता है या कोई महिला किसी मर्द को बहकाती है, कोई लड़का-लड़की एक दूसरे को बहकाते हैं। लेकिन जो मर्द है या जो लड़का है या जो लड़की है, उसके उस कामुक या काम या सेक्सुअल जो एक्सप्लॉइटेशन जो वो कर रहा है, उससे वो सहमत नहीं है, वो कंसेंटेड नहीं है। तो इस तरह से और वो अपनी सहमति नहीं देता है, मतलब वो उसके साथ छेड़खानी कर रही है, कोई लड़की लड़के के साथ या कोई लड़का लड़की के साथ, चाहे वो माइनर है दोनों, चाहे एक दूसरे से उम्र में बड़े छोटे हैं, तो उससे रिलेटेड है ये यहाँ पर। तो इस तरह ये यौन शोषण भी कहलाता है, जिसको हम सेक्सुअल हैरेसमेंट कहते हैं, जो कि सेक्सुअल जो हमारा उत्पीड़न है या यौन उत्पीड़न हमारा यौन शोषण भी कहलाता है। यौन उत्पीड़न मतलब सेक्सुअल हैरेसमेंट या सेक्सुअल अब्यूज़मेंट या कोई किसी को गाली-गलौज देकर। फिर इसमें आता है नेक्स्ट वर्ड जो आता है, शब्द आता है, वो आता है मैजिस्ट्रेट। तो इसमें क्योंकि ये भारतीय आपराधिक क्रिमिनल ऑफेंसेस रहते हैं सेक्स वाले, कामसूत्र या काम वाले, तो इनमें जजेस यूज़ नहीं होता है, मैजिस्ट्रेट यूज़ होता है, क्रिमिनल कोड यूज़ होता है। क्रिमिनल कोड में इनकी कार्यवाहियाँ चलती हैं। तो इस तरह से यहाँ पर मैजिस्ट्रेट का मतलब हुआ, जो कि हमारा आगे शेड्यूल में दिया गया है। जो क्रिमिनल कोर्ट्स में जजेस होते हैं उनको मैजिस्ट्रेट कहते हैं, उनको जज नहीं कहते। फिर उसके बाद आता है हमारा क्रिमिनल कोर्ट, जहाँ पर सेक्सुअल क्राइम्स वाली कार्यवाहियाँ चलती है। उसको जितने भी हमारे यौन वाले जो अपराध है ये खासकर। फिर नेक्स्ट आता है ब्रोथल। ब्रोथल होता है रंडी खाना या प्रोस्टिट्यूट्स अड्डा। प्रोस्टिट्यूट्स कौन होते हैं? कोई भी मेल फीमेल, कोई भी महिला पुरुष, दोज आर एम्प्लॉयड फॉर और वर्किंग फॉर प्रोस्टिट्यूशन एज ए रंडी और रंडुआ। फिर इसमें आता है ब्रोथल। ब्रोथल क्या होता है? रंडी खाना। एनी प्लेस, कोई भी स्थान, कोई भी घर, कोई भी जगह, कोई भी होटल, कोई भी बिल्डिंग, कोई भी प्लेस या कोई भी एरिया जो कि यूज़ किया जाता है, चाहे वो किराए में लिया गया है, चाहे वो ओन्ड है, खुद की जगह ज़मीन पर है, फॉर सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन एंड अब्यूज़। मतलब सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन और अब्यूज़ के लिए उसको यूज़ किया जाता है, देह व्यापार के लिए, सेक्सुअल कमर्स के लिए उसको यूज़ किया जाता है। और वहाँ पर किसी भी पर्सन के मतलब फॉर द गेन ऑफ अनदर और म्यूचुअल गेन ऑफ अदर फीमेल्स या मेल्स पर्सन, किसी भी 2-4 महिलाओं के लिए किसी कमरे में एक मर्द को भेजा जाता है या 2-4 मर्दों के बीच एक महिला को भेजा जाता है, और इस तरह से ब्रोथल कहलाता है। रंडी खाना या रंडू खाना, जो कि जहाँ पर महिला पुरुष व्यापार करते हैं या जो करते हैं, काम करते हैं, नौकरी करते हैं। फिर उसके बाद आता है माइनर। माइनर क्या होता है? जो चाइल्ड होते हैं, जिनकी उम्र 16 साल से नीचे है, इस अधिनियम के अंतर्गत उनको माइनर कहते हैं, चाइल्ड कहते हैं। फिर आता है इसमें मेजर। मेजर मतलब अडल्ट, जो कि 18 साल से ऊपर है, कॉम्पिटेंट फॉर कंसेंट है, उनको कहते हैं सेक्स करने के लिए सहमति दे सकता है, उसको कहते हैं मेजर अडल्ट। फिर इसमें आता है माइनर, जो कि 18 साल से नीचे है लेकिन 16 साल से ऊपर है, जो कि बच्चा नहीं है, चाइल्ड नहीं है, उनको माइनर कहते हैं। 16 साल से ऊपर है और 18 साल से नीचे है, उनको माइनर कहते हैं। फिर इसके बाद आता है प्रोटेक्टिव होम्स। प्रोटेक्टिव होम्स वो होता है जहाँ पर, जो कि गवर्नमेंट रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन होता है, स्थान होता है, प्लेस होता है, जहाँ पर जो कि लाइसेंस होता है सरकार से, राज्य, स्टेट, सेंट्रल सरकार से मान्यता प्राप्त होता है, और वहाँ पर प्रोटेक्टिव होम होता है। एक तरह से उसको हम रिहैबिलिटेशन भी कहते हैं, सेक्सुअल रिहैबिलिटेशन या यौन रिहैबिलिटेशन, जहाँ पर उन लोगों को रखा जाता है, महिला पुरुषों को और लड़के लड़कियों को, जो कि सेक्स एडिक्ट्स हैं या सेक्स अब्यूजेस हैं, जिनके साथ या सेक्स कन्विक्ट्स हैं, उनको वहाँ पर रखा जाता है। करेक्शन इंस्टीट्यूशन या करेक्टिव इंस्टीट्यूशन, जहाँ पर अंडर ट्रायल ऑफेंडर्स को डिटेन किया जाता है या जिनके ऊपर चार्जेस लगे होते हैं, अंडर ट्रायल्स में होते हैं या कोई सस्पेक्ट्स होते हैं, उनको रखा जाता है ट्रायल्स के दौरान, जब भी कोर्ट में कार्यवाही चलती है मैजिस्ट्रेट के यहाँ पर। और ये एक लाइसेंस्ड और एस्टेब्लिशमेंट होती है, जगह होती है, इसका नाम कुछ भी हो सकता है, अपने अपने नाम होते हैं वैसे। फिर इसके बाद आता है इसमें स्पेशल सेक्स ऑफिसर, या जो कि काम पुलिस अधीक्षक या पुलिस रहती है, जो इसके लिए अपॉइंट की जाती है, जैसे सेक्स लॉयर्स होते हैं या सेक्स एडवोकेट्स होते हैं, सरकारी और प्राइवेट।
जो इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद आता है इसमें नीचे जाके ट्रैफिकिंग पुलिस। ट्रैफिकिंग पुलिस कौन होता है कि जो देह व्यापार करने वाले, जो देह व्यापार की जो पुलिस होती है, या जैसे ट्रैफिकिंग लॉयर एडवोकेट होते हैं वैसे होते हैं ट्रैफिकिंग पुलिस। ट्रैफिकिंग पुलिस होती है, तस्करी करने वाले जितने भी होते हैं उनको वो पकड़ती है, उनकी वो पुलिस होती है जो ह्यूमन। फिर आता है पनिशमेंट फॉर कीपिंग और मैनेजिंग ब्रोथल और अलाउिंग प्रीमाइसेस फॉर टू यूज एज ए ब्रोथल। मतलब दंड सजा। अगर कोई व्यक्ति अपने घर को, मकान को, चाहे वो टेनेंट है, किराएदार है, या हाउस होल्डर है, या लीज होल्डर है, या जिसका खुद का अपना घर है, बिल्डिंग है, या अपनी ज़मीन है, या फिर किराएदार है, और उस जगह को यूज़ करता है एज ए ब्रोथल, रंडी खाना या रंडू खाना, जहाँ पर रंडू खाना और रंडी खाना यूज़ करता है, ब्रोथल चलाता है, देह व्यापार चलाता है, या रंडू रंडी व्यापार चलाता है, तो उसके लिए सज़ा का प्रावधान है। अगर वो पहली बार करता है, सेकंड टाइम करता है, तीसरी बार करता है, तो उसमें है कि जैसे पहली बार करता है तो उसमें सज़ा है, जैसे कोई टेनेंट है या कोई ओनर है अलाउ करता है तो सज़ा है 1 साल से लेकर 3 साल तक और 2000 रुपये का फाइन लगेगा। लेकिन वो दूसरी तीसरी बार पकड़ता है तो उसमें है 3 साल से लेकर 5 साल की सज़ा। यदि कोई भी पर्सन है, चाहे वो न्यूज़पेपर में या न्यूज़ चैनल में, ये एडवर्टाइजमेंट दे देता है कि इस एरिया में या इस बिल्डिंग में या इस किराएदार ने अपने 1-2 कमरों में या एक कमरे में ही रंडी खाना चलाया हुआ है, किसी भी किराएदार ने या मालिक ने, तो और बाकियों को, आस पड़ोस वालों को उससे दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है, और वो कंप्लेंट कर देते हैं, चाहे वो पुलिस में है, चाहे वो किसी एडवोकेट के पास है, या फिर कोर्ट में है, या सरकारी प्राइवेट एडवोकेट के पास है, या न्यूज़पेपर न्यूज़ चैनल में दे देते हैं। तो वहाँ पर वो सर्चिंग होती है, जो भी उसका प्रोसेस प्रक्रिया रहती है, और उनको पकड़कर उसको सीज कर ले जाया जाता है। ये है यहाँ पर। फिर अगला आता है नेक्स्ट, पनिशमेंट फॉर लिविंग ऑन अर्निंग्स और प्रोस्टिट्यूशन। अगर कोई भी महिला है, कोई भी पर्सन का मतलब यहाँ पर्सन दिया गया, कोई भी महिला है या कोई भी पुरुष है, वो क्या करता है, 18 साल से ऊपर है और प्रोस्टिट्यूशन, रंडुआ बन के, रंडी बन के, जिगोलो बन के, या फीमेल जिगोलो, मेल जिगोलो बन के, या फीमेल प्लेबॉय या मेल प्लेबॉय बनकर देह व्यापार से या रंडू रंडी बनकर, और उस देह व्यापार के पैसे से वो अपना लिवलीहुड ज़िंदगी सफ़र करता जीता है, कोई भी महिला पुरुष या कोई, तो उसको 2 साल की जेल होती है, सज़ा मिलती है जेल की, और 1000 रुपये का फाइन जुर्माना लगता है। और दूसरा, अगर वही व्यक्ति जो कि 18 साल से ऊपर है, वो किसी माइनर को या चाइल्ड को यूज़ करता है प्रोस्टिट्यूशन के लिए, और उसके पैसे से वो यूज़ करके क्या बोलते हैं खुद जीता है, या किसी चाइल्ड को यूज़ करता है, मतलब व्यापार करता है कि चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन का या माइनर प्रोस्टिट्यूशन का, तो उसमें 7 साल की जेल है, सज़ा है, और दुनिया भर का लाखों रुपए का उसमें फाइन है, और 7 साल की डायरेक्ट सज़ा है। फिर उसमें आता है कि जैसे कोई पिंपर होता है, या कोई टाउट होता है, या कोई जिसको हम एजेंट कहते हैं, पिंप और टाउट का मतलब है एजेंट या दलाल, जो कि मोल तोल करता है, भाव तोल करता है, कॉलिंग में है, ऑडियो कॉल है, वॉइस कॉल है, या डायरेक्ट है, कहीं होटल में है या कहीं बाहर है, किसी प्रीमाइसेस में, किसी जगह में, या फिजिकली है, मतलब तोल बोल भाव करता है, कोई भी महिला किसी पुरुष के लिए या कोई पुरुष किसी महिला के लिए, या फिर वो उन रंडियों के साथ रंडुए रहते हैं, या रंडुओं के साथ वो रंडियाँ रहती है, या फिर वो दलाल, या कोई भी 18 साल से ऊपर का कोई भी, भले वो रंडू रंडी नहीं है, प्रोस्टिट्यूट मेल फीमेल नहीं है, प्ले बॉय जिगोलो नहीं है, लेकिन वो हैबिचुअली तरीके से उनके साथ रहता है, या फिर व्यापार करता है, या पिंपिंग और टाउटिंग करता है, एजेंटिंग करता है, दलाली करता है उनके बिहाफ में, उनके लिए कस्टमर ढूंढता है, तो उसके लिए ये सज़ा है, उनको 2 साल की सज़ा मिलती है जो भी ढूंढता है। लेकिन अगर वो चाइल्ड माइनर के लिए करता है तो 7 साल की सज़ा मिलती है। तो यहाँ पर उसके बारे में दिया गया है, कोई भी। अब दलाल एक महिला पुरुष के लिए ढूंढ रही है, या दलाल कोई महिला भी हो सकती है जो किसी पुरुष के लिए कस्टमर ढूंढ रही है, कोई औरत, या कोई ट्रांसजेंडर भी हो सकता है, कोई गे हो सकता है उसके लिए गे ढूंढ रही, या कोई जो लेस्बियन रहती है उसके लिए लेस्बियन ढूंढ रही, या कोई एजेंट पिंपर को है एक पुरुष है और वो उसके लिए एक पुरुष ढूंढ रहा, या फिर उसके लिए एक महिला ढूंढ रहा है, वो लेस्बियन है, तो उनकी ये सज़ा है यहाँ पर दिया गया उसके लिए। फिर चाहे वो होटल वाले हैं, प्रीमाइसेस मतलब 18 साल से ऊपर कोई भी है, चाहे वो होटल वाले जो हैबिचुअली उनके साथ जुड़े हुए, उनके पास जो भी कस्टमर आते हैं होटल में ठहरने, लेकिन वो बोलते हैं रंडिया बुलाते हैं, लेकिन महिलाएं हैं, 1 है 2 4 है, उनके लिए कोई रंडुआ बुलाते हैं, तो उसके लिए क्या है, या फिर उनके साथ करप्शन में, मनी लॉन्ड्रिंग में, साइबर सेक्सुअल क्राइम में, या ई सेक्सुअल क्राइम में, या ऑफलाइन सेक्सुअल क्राइम में, या कम्युनिकेशन सेक्सुअल क्राइम में जुड़े हुए पुलिस वाले भी, या कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉइज पब्लिक ऑफिसर भी, चाहे वो बड़ा अधिकारी है चाहे वो पुलिस वाले हैं, तो उनको भी यहाँ पर सज़ा का प्रावधान है। फिर आता है प्रोक्योरिंग, इंड्यूसिंग एंड टेकिंग एनी पर्सन और फॉर द सेक ऑफ प्रोस्टिट्यूशन। कोई व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो महिला है चाहे वो पुरुष है, वो क्या करता है, किसी व्यक्ति को सेल करता है, परचेज करता है, मतलब उसको खरीदता है या बेचता है, ये वो प्रोक्योरिंग का मतलब।
और या फिर उसको बहकाता है कि वो उसके साथ रहे, या फिर इसमें दो चीज़ें आ रही हैं, प्रोक्योरिंग मतलब खरीदता है या बेचता है, या फिर उसको बहला फुसला कर अपने साथ ले जाता है या कहीं बुला लेता है और प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में उसको लगा देता है, देह व्यापार के धंधे में, सेक्स व्यापार या सेक्स के वर्ष के धंधे में, ट्रेड के धंधे में, जब डिजिटल सेक्स व्यापार है। फिर उसमें लगा देने के बाद जब उसको वो लगाता है तो उसकी सज़ा है जेल है, एक कठोर कारावास है, जो कि है 3 साल से लेकर 7 साल तक की उसको कठोर सज़ा मिलती है। और अगर वो उस दूसरे बंदे की सहमति के बगैर उसको क्या बोलते हैं खरीद लेता है या बेच लेता है, तो उसमें सज़ा होती है 7 साल से लेकर 14 साल की। या अगर उसकी सहमति के बगैर, चाहे उसकी सहमति के साथ, जैसे कोई चाइल्ड है, बच्चा है, उसकी सहमति के बगैर या उसकी सहमति के साथ भी, दोनों के साथ उसको इंड्यूस बहला फुसला कर भी उसको क्या कर ले जाता है अपने साथ देह व्यापार करने के लिए, सेक्स व्यापार करने के लिए, तो उसके लिए सज़ा जो है वो सज़ा है उसको मिलेगी 7 साल से लेकर उम्र कैद तक, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, उम्र कैद उसको मिलती है जो भी ऐसा काम करता है चाइल्ड। वही दूसरी ओर अगर वो 16 साल से लेकर 18 साल का कोई भी पर्सन है, महिला, लड़का लड़की है, उसके साथ ऐसा काम करता है तो उसमें सजा है 7 साल से लेकर 14 साल की। और अगर उस माइनर के साथ हो करता तो 7 साल से लेकर 14 साल की उसमें सजा है। और उसमें कठोर कारावास का मतलब है कि उसमें जैसे एक आध छोटा सा जेल रहता है और चारों साइड उसमें दीवारें होती हैं और उसमें कुछ भी नहीं होता, चारों साइड दीवारें होती है, जिससे भी एक छोटा सा दरवाजा होता है लोहे का, 2.5 फीट का दरवाजा होता है और उसमें बाहर से 5-6 ताले लगते हैं बड़े बड़े, और वहाँ से अंदर डालने के लिए, सिर्फ थाली डालने के लिए एक छोटा सा वो लगा होता है, वो नीचे ही होता है लोहे का जो पोर्शन होता है उस 2.5 फीट दरवाजे का, वहाँ से थाली घुसती है चावल फैला के, रोटी फैला के, और अंदर एक टॉयलेट होती है जहाँ पर एक व्यक्ति रहता है, एक छोटा सा सेल होता है, वही वो हगता है, वही वो मूतता है। और वहाँ पर कई बार तो ऐसा भी होता है, अधीक्षक क्या करता है कि 3-4 लोग एक जगह, जहाँ पर जैसे 3-4 कैदियों को एक साथ डाल दिया जाता है और उनको पानी खाना कुछ नहीं दिया जाता, और वो टट्टी हग हग के वहीं हगते मुझते फुल हो जाती है, पानी भी नहीं मिलता और बाहर आ जाती है पूरे फ्लोर में, तो वहीं लेटते हैं। नेक्स्ट, डिटेनिंग अ पर्सन इन ब्रोथल और एनी प्रीमाइसेस फॉर प्रोस्टिट्यूशन, मतलब किसी भी व्यक्ति को जबरन कैद करना घाई के उद्देश्य से, प्रोस्टिट्यूशन देह व्यापार के उद्देश्य से, और रंडी खाने में कैद करना, तो उसके बारे में दिया गया है। अगर कोई ऐसा करता है, चाहे वो उसकी सहमति से करता है, चाहे वो उसकी सहमति के बगैर करता है, जिसको वो डिटेन कर रहा है, कैद कर रहा है, चाहे वो महिला है, चाहे पुरुष है, चाहे वो लड़का है या लड़की है, चाइल्ड है या माइनर है, जुवेनाइल है, तो उसको सज़ा मिलेगी 7 साल से लेकर 10 साल तक की सज़ा मिलेगी, उम्र कैद तक की सज़ा मिलेगी, 7 साल से लेकर 10 साल और उम्र कैद। लेकिन अगर मैजिस्ट्रेट जब ऑर्डर देता है, जजमेंट देता है, तो उसमें अगर वो बता देता है या तो 10 साल से नीचे भी हो सकती है सज़ा, फिर उसमें वो रीज़न बता देता है तो कारण, फिर उसके बाद आता है कि जैसे कोई महिला है, महिला है शादीशुदा, लेकिन तो कोई सज़ा मिलती है, या फिर कोई महिला को या कैद करके रखता है, या कोई महिला किसी पुरुष को या किसी लड़के को कैद करके रखती है, या किसी माइनर को या किसी चाइल्ड को, या फिर कोई महिला किसी मर्द का जो मेल रहता है उसका कोई ज्वेलरी है या उसका कोई भी प्रॉपर्टी है, उसको भी कैद करके रखती है, ये तभी लौटाएगी कि उसको सेक्सुअल इंटरकोर्स करना पड़ेगा, चाहे वो उसके साथ है या किसी और के साथ है, या फिर वो पुरुष उस महिला से उसकी ज्वेलरी प्रॉपर्टी अपने पास रखकर उससे वो सब करवाता है कि उसके साथ वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करे, जो कि उसका पति नहीं है, हस्बैंड नहीं है, या उसका स्पोज नहीं है, या उसकी पत्नी नहीं है, या उसकी स्पोजी नहीं है, मंगेतर नहीं है, दोनों में ये चलता है, महिला पुरुष दोनों के लिए। अगर महिला करती है किसी को कैद और ऐसा अपराध करती है तो वो जेल जाती है 10 से लेकर उम्र कैद तक, और अगर पुरुष ऐसा कैद करके उससे ऐसा अपराध करवाता है, चाहे अकेले के साथ है चाहे मल्टीपल के साथ, तो उसमें दूसरे कानून भी लगेंगे और वैसे उनको सजा मिलती है, वैसे उम्र। फिर आता है नेक्स्ट, प्रोस्टिट्यूशन नियर बाई पब्लिक प्लेसेस, और इसी में अगर कोई आस या तो पब्लिक प्लेस में या पब्लिक प्लेस के आस पड़ोस में नियर बाई कोई भी प्रोस्टिट्यूशन का धंधा चलाता है, चाहे वो ब्रोथल है, रंडी खाना है, या फिर कोई प्रीमाइसेस है, चाहे वो उसका क्वार्टर है, चाहे वो उसका घर है, चाहे वो उसका कोई ज़मीन है, प्लेस में, रेंट में चलाता है, और जो कमिश्नर और पुलिस रहता है या मैजिस्ट्रेट रहता है उसको उसका पता लगता है, तो उसमें वो उसको सज़ा देता है और उसकी कार्रवाई करता है, और उसमें 3 महीने की सज़ा उस बंदे को मिलती है जो भी ये काम करता है। और अगर वहीं पर वो प्रोस्टिट्यूशन में यूज़ कर रहे हैं चाइल्ड और माइनर, तो उसको 7 साल से लेकर 10 साल की सज़ा होती है नियर बाई पब्लिक प्लेसेस जो ये काम कर रहा है, चाइल्ड को प्रोस्टिट्यूशन में यूज़ कर रहा है नियर बाई पब्लिक प्लेसेस, और वो उम्र कैद भी हो सकती है और रिगोरस उसको इम्प्रिजनमेंट मिलती है। आता है सीड्यूसिंग, सकिंग, मोलेस्टिंग और प्रेइंग और काउंसिलिंग अदर पर्सन फॉर द पर्पज ऑफ प्रोस्टिट्यूशन, किसी दूसरे व्यक्ति को बहकाना देह व्यापार करने कराने के उद्देश्य से। अब इसमें दिया गया है कि एनी पर्सन, कोई भी महिला किसी पुरुष को छेड़ती है, या कोई लड़की लड़के को छेड़ती है, कोई लड़का लड़की को, या कोई पुरुष महिला को, मतलब छेड़ने का मतलब है मोलेस्टिंग करना, या उसको बहकाता है, सीड्यूस करता है काहे के उद्देश्य से, देह व्यापार या वैसा विधि करने कराने के उद्देश्य से, किसी भी पब्लिक प्लेस में,
सोसाइटी में, उसके नियर बाई या कहीं भी, या कहीं बस में या कहीं ट्रेन में, कोई भी स्थान है, उसको इशारेबाजी करता है, उकसाता है, बहकाता है, मोलेस्ट करता है, तो उनको सज़ा मिलती है, चाहे वो महिला पुरुष के साथ करती है, चाहे पुरुष महिला के साथ, या कोई महिला और पुरुष किसी माइनर या चाइल्ड के साथ या किसी वृद्ध के साथ, तो उसकी सज़ा है 6 महीने की, महिलाओं के लिए खासकर 6 महीने की, और 100 रुपये फाइन। और अगर वही वो माइनर और चाइल्ड के साथ करते हैं तो वो सज़ा हो जाती है 1 साल की और 500 रुपये फाइन। लेकिन पुरुषों के लिए है कि अगर वहीं पर अगर कोई पुरुष ये छेड़खानी करता है तो पुरुष को सज़ा मिलती है 7 दिन से लेकर 1 हफ्ते से लेकर 3 महीने तक और 1000 रुपये फाइन यहाँ पर दिया गया है। वैसे रीति आता है सिडक्शन ऑफ अ पर्सन इन कस्टडी। जैसे कोई व्यक्ति है, वो जेल में कैद है और उसको वो प्रलोभन देता है, या कहीं डिटेंशन जेल में कैद है और उसको वो प्रलोभन देता है, लालच देता है, या उसको मोलेस्ट करता है, या उसको बहकाता फुसलाता है, या उसके साथ छेड़खानी करता है, अश्लील हरकतें करता है, या कहीं के उद्देश्य से कि वो उसके साथ पुलिस अधीक्षकों के साथ या पुलिस उनके साथ जो है सेक्सुअल एक्टिविटी करे, सेक्स करे, या प्रोस्टिट्यूशन का व्यापार करे। जैसे कोई पुलिस अधिकारी है, महिला किसी पुरुष के साथ करती है, किसी स्त्री के साथ करती है, महिला के साथ करती है, या कोई पुरुष है किसी महिला के साथ करता है, या किसी पुरुष के साथ करता है, या तो अपने साथ करने के लिए, सेक्स करने के लिए, या किसी दूसरे के साथ सेक्स करने के लिए, कि भाई सेक्स करने के लिए, वैश्यवृत्ति करने के लिए, वैश्यवृत्ति, तो उसकी सज़ा है 7 साल से लेकर 10 साल की उम्र कैद। और उम्र कैद उसमें सज़ा मिलती है उम्र कैद की, अगर वो उसको बहकाता है, डराता है, धमकाता है ना, या फिर उसको सिड्यूस करता है, बहलाता है, फुसलाता है, और यूज़ करता है, उसका शोषण करता है उस उद्देश्य। फिर नेक्स्ट आता है डिटेंशन इन करेक्टिव इंस्टीट्यूशन। करेक्टिव इंस्टीट्यूशन क्या रहता है? ये एक लाइसेंस्ड गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट रहती है, जहाँ पर क्या होता है कि जैसे जो सेक्स ऑफेंडर्स होते हैं, या यौन या वैश्यावृत्ति के जो अपराधी होते हैं, या देह व्यापार के जो अपराधी होते हैं, उनको कैद किया जाता है। और जैसे कोई महिला है, वो फिजिकली क्या है, मेंटल है, उसकी मेंटल स्थिति ठीक रही है, फिजिकल स्थिति ठीक रही है, तो उसको इन केयरिंग होम में, क्या बोलते हैं, डिटेंशन होम में डाला जाता है, और वहाँ पर उनको 2 से लेकर 5 साल तक उनको कैद में रखा जाता है, जहाँ पर उनको रखा जाता है। फिर दूसरा आता है कि जैसे कोई भी प्रीवियस कन्विक्टेड ऑफेंडर है, उनका जो सूचना है पुलिस जो ऑफिसर होते हैं, या स्पेशल ऑफिसर होते हैं, या ट्रैफिक ऑफिसर होते हैं, इनका जो पुलिस डिपार्टमेंट है, उनके पास पुलिस स्टेशनों में इनका रिकॉर्ड होना चाहिए, नोटिफिकेशन सूचना लगी होनी चाहिए। जितने भी ऑफेंडर जो एक बार अपराधी घोषित हो चुका है, सेक्सुअल ऑफेंडर, और मतलब सजा काट चुका है, तो उनका वहाँ पर नोटिफिकेशन सूचना वहाँ पर उनके पास होनी चाहिए रजिस्टर। जितने भी जो अपराधी है, देह अपराधी है या वैश्यवृत्ति अपराधी है, उनको जो बेल पर छूटे हुए हैं या पैरोल पर छूटे हुए हैं, उनका क्या होना चाहिए, उनका तो रिकॉर्ड रहता है। लेकिन जो दूसरे ऐसे छूटे हैं, एक बार परमानेंट छूट चुके हैं, या फिर उनके ऊपर चार्जेस भी लगे हैं, या सस्पेक्ट भी है, तो उनका क्या रिकॉर्ड होना चाहिए पुलिस वालों के पास, अधीक्षकों के पास, या पुलिस जो पुलिस ऑफिसर होते हैं, या पुलिस स्टेशनों में, हर पुलिस स्टेशन में उनका रिकॉर्ड होना चाहिए। और दूसरा, उनके पास क्या होना चाहिए कि जब भी है उनको वो पुलिस स्टेशन बुला सकते हैं और उनसे पूछताछ कर सकते हैं, उनका एड्रेस है, पता है। अगर पता चेंज भी करते हैं, चाहे वो सस्पेक्ट है, कन्विक्ट है ना, या चार्ज है, कन्विक्ट है, जिन पर आरोप लगा हुआ है, या फिर अंडर ट्रायल है, या फिर कैदी है, ट्रायल कैदी है, या फिर दूसरे बेल पर है, तो उन सब का जो भी चेंज होता है वो वहाँ पर रिकॉर्ड होना चाहिए। फिर ये इसमें आता है कि ये जो अपराध होते हैं, ये कैसे होते हैं, जो सेक्स अपराध होते हैं, या वैश्यवृत्ति या देह अपराध होते हैं, प्रोस्टिट्यूशन के जो ऑफेंसेस है, क्रिमिनल ऑफेंसेस जो रहते ही है, कोई ये सिविल ऑफेंसेस नहीं रहते हैं। लेकिन इनमें क्या होता है, इन अपराधों में क्या किया जाता है, ये बेलेबल और नॉन बेलेबल, कोग्निजेबल, नॉन कोग्निजेबल, मतलब नॉन कोग्निजेबल है, कोग्निजेबल है, ये अपराध कैसे रहते हैं, तो ये सब तरह के रहते हैं, कोग्निजेबल भी, नॉन कोग्निजेबल भी, बेलेबल भी, नॉन बेलेबल भी, सेक्स ऑफेंसेस। तो जो भी नॉन बेलेबल है, उनमें वारंट के साथ उनको सर्च किया जाएगा, जो प्रीमाइसेस है, ब्रोथल है, या किराएदारों के कमरे हैं, जगह है, स्थान है, प्लेस है, सर्च वारंट के साथ अगर नॉन बेलेबल है, या उनमें कोग्निजेंस लिया जा सकता है, तो विदाउट वारंट भी उनको क्या बोलते हैं, सर्च किया जा सकता है। या जो अरेस्ट ऑफ पर्सन है, या ऑफेंडर है, जो वैश्यवृत्ति के अपराधी है, या सस्पेक्ट है, या कन्विक्ट है, तो उनको भी, या कोई भी पर्सन है, उनको क्या किया जाता है, बिना वारंट के कैद किया जा सकता है, पूछताछ के लिए, और कैद अरेस्ट किया जा सकता है। और उनमें कोग्निजेंस अगर लिया जाता है, तो उनसे पूछताछ करने के बाद उनको आगे जेल में बंद भी किया जाता है, कई दिनों तक उनको सजा भी दी जा सकती है। और फिर क्या रहता है इसमें, बेलेबल और नॉन बेलेबल। तो ये अपराध कैसे होते हैं, बेलेबल भी होते हैं और नॉन बेलेबल भी होते हैं। मतलब इसमें आप जो जबारती और गैर जबारती दोनों टाइप के अपराध रहते हैं। कंपाउंडेबल मतलब ये, इसमें आप कंप्रोमाइज़ भी कर सकते हैं, और नॉन कंप्रोमाइजेबल इसमें आता है कि जो स्पेशल पुलिस रहता है, उनका पावर, फंक्शन, ड्यूटीज़ है, लाइबिलिटीज़ है, या फिर जो ट्रैफिकिंग पुलिस रहता है, या ट्रैफिकिंग लॉयर्स, एडवोकेट्स रहते हैं, या जो सेक्स वैश्यवृत्ति के जो, या देह व्यापार के जो, प्रोस्टिट्यूशन के जो एडवोकेट्स रहते हैं, लॉयर्स रहते हैं, पुलिस रहते हैं, या स्पेशल एडवोकेट्स रहते हैं, लॉयर्स रहते हैं, उनके बारे में है, उनकी पावर, शक्ति, फंक्शन, ड्यूटीज़, लाइबिलिटीज़ के बारे में यहाँ पर दिया गया है। या अगर उनको कोग्निजेंस वो ले सकते हैं, तो वो बिना वारंट के, मतलब उतना वो अपराध क्या है, सेक्स अपराध क्या है, सुसंगत है, रीजनेबल है,
उसमें कार्रवाई करना उतना, जो भी उसने उस पर चार्ज लगा है या उसने देखा या किसी ने देखा तो उतना सुसंगत है, उतना रीजनेबल है ना, कंट्रेरी नहीं है, विपरीत रही है कि उसमें उसको अरेस्ट किया जा सकता है बिना वारंट के भी, या उसका जो घर है प्रिवाइसी से बिना वारंट के भी उसको सर्च किया जा सकता है। तो उसके बारे में जो स्पेशल पुलिस ऑफिसर रहते हैं या एडवोकेट्स रहते हैं, या फिर वो जो दूसरे हमारी ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो पुलिस या इंस्पेक्टर या कमिश्नर या मजिस्ट्रेट या लोअर एडवोकेट्स होते हैं, चाहे वो प्राइवेट है चाहे गवर्नमेंट है, वो सर्च कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है रेस्क्यूड और सर्च ऑफ पर्सन। अब क्या होता है, जैसे कोई जबरन जो है कैद करके रखे गए हैं वैश्यवृत्ति का व्यापार चलाने के लिए, या फिर अपनी मर्जी से गए हुए, जैसे कोई माइनर है, कोई चाइल्ड है, कोई अडल्ट है, कोई बड़ी उम्र का है, चाहे वो एक वृद्ध है, चाहे वो एक महिला, चाहे वो पुरुष है, तो या किसी की बीवी है, किसी का पति है, किसी की पत्नी है, उन सब के लिए है कि रेस्क्यू का। अब हमें नहीं पता वो जबरदस्ती, लेकिन उसके लिए रेस्क्यू करते हैं, वो अपनी सहमति से करे चाहे नहीं करे। लेकिन जब उसका रेस्क्यू किया जाता है या सर्च किया जाता है उस जगह को, स्थान को जहाँ पर वो डिटेल्ड है, कैद है, तो जब वहाँ से उनको कैद से निकालने के बाद जब वो बरामद होते हैं, जो भी है, किसी की बीवी है या किसी बीवी का पति है, या कोई भाई बहन है, या कोई माइनर है, कोई अडल्ट है, कोई वृद्ध है, कोई वृद्ध महिला है, कोई जवान महिला है या पुरुष है, वो जब मिलते हैं तो मिलने के बाद उनको क्या करा जाता है, लाकर उस जगह को, तो विदाउट वारंट हम सर्च करते हैं, रेस्क्यू करते हैं, और लाने के बाद उनको क्या कर देते हैं, पुलिस कस्टडी में या अपनी जो सरकारी कस्टडी होती है उसमें उनको रखा जाता है, जो भी डिपार्टमेंट आता है उसमें। फिर उसके बाद उनके जो गार्जियन होते हैं या उनका पति पत्नी, तो उनको सौंप दिया जाता है प्रोटेक्टिव होम या बचावात्मक घर। यहाँ पर उन लोगों को रखा जाता है जैसे कोई सेक्स एडिक्ट है, या कोई महिला है, कोई पुरुष है, या कोई चाइल्ड है जिनका आगे पीछे कोई नहीं है, या जिनको खतरा है, उनको यहाँ पर रखा जाता है। या फिर उनको कोई बीमारी है मेडिकली, फिजिकली, मेंटली, तो उन लोगों को यहाँ पर भेजा जाता है और रखा जाता है। हालांकि वो क्या है, ऑफेंडर नहीं है, अपराधी नहीं है, लेकिन जो करेक्टिव इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर अपराधियों को भेजा जाता है, जबकि यहाँ पर इनको भेजा जाता है प्रोटेक्टिव होम है। या कोई सेक्स एडिक्ट है, उनको यहाँ पर क्या मतलब रखा जाता है, केयरिंग में रखा जाता है, प्रोटेक्शन में रखा जाता है। या कोई कैदी जो छूट के आया है उसको भी खतरा है, तो उनको रखा जाता है। ये होता है प्रोटेक्टिव होम, या कोई सेक्स रिहेबिलिटेशन होम भी इनको कहते हैं, और इनका कोई भी नाम हो सकता है। फिर इसके बाद आता है रिमूवल ऑफ प्रोस्टिट्यूट फ्रॉम एनी प्लेस। पर कोई भी महिला है या कोई पुरुष है, कोई भी प्रोस्टिट्यूट वैश्य है, उनको कहीं भी सोसाइटी है, पब्लिक प्लेस है, जहाँ पर किराएदार में रहते हैं, तो उन पब्लिक प्लेसेस के नियर बाई जहाँ भी वो किराए में रहते हैं या जगह लेकर रहते हैं या मकान बनाकर रह रहे हैं और वहाँ पर ऐसा करें, तो उनको हमेशा के लिए वहाँ से हटवा दिया जाता है मजिस्ट्रेट से परमिशन और ऑर्डर लेने के बाद। जब भी उनकी कंप्लेंट होती है या इंक्वायरियाँ चलती है, केसेस चलते हैं, कोई भी उनकी कंप्लेंट करता है, तो ये दिया गया है इसमें आता है कि इन केसेस को समरली तरीके से ट्राई कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं मैजिस्ट्रेट जो है, कोर्ट जो क्रिमिनल कोर्ट जो है। और फिर दूसरा रहता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है या यूनियन गवर्नमेंट है, वो अपने लिए स्पेशल कोर्ट्स अपॉइंट या इस्टेब्लिश कर सकती है, मेक कर सकती है, बना सकती है। और उसमें ऐसा है कि उन कोर्टों का जैसे होता है कि स्पेशल कोर्ट का मतलब है स्पेशल कोर्ट या सेक्स कोर्ट या वेश्यावृत्ति न्यायालय या देह न्यायालय, अलग से वो बना सकता है। कोई भी राज्य है अपने जुरिडिक्शन में, या यूनियन है या सेंट्रल गवर्नमेंट है, कहीं के लिए भी, और उससे रिलेटेड कोई भी अधिनियम है, कानून है, वहाँ का लोकल जो रिलीजियस और कस्टम ट्रेडिशनल जो कानून है, उससे रिलेटेड वो नया कानून वेश्यावृत्ति का, देह व्यापार का, या अदर जो सेक्स लॉज आती है उनके ऊपर। लास्ट में आता है रिपील एंड सेविंग मिसलेनियस में। इसमें दिया गया है कि जैसे जो भी कस्टमरी या फिर जो भी लोकल लॉज रहते हैं या फिर हमारे लोकल कानून रहते हैं या कोई अदर कानून है, चाहे नेशनल चाहे यूनियन है, वो इसको क्या करता है, रिपील करता है, रिप्लेस करता है, प्रोहिबिट करता है, तो वहाँ पर ये अपने आप के होते हैं चुप हो जाएगी, बंद हो जाएगी, यहाँ पर ये कानून या लगेंगे, वो बात की बात है। फिर दूसरा दिया गया इसमें बचाव सेविंग का, कि इसमें राज्य, स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट, राज्य और स्टेट सरकार इसके रिलेटेड जो है कानून, अधिनियम, सेक्स कानून बना सकते हैं, चाहे वो वेश्यावृत्ति के कानून है, चाहे अदर सेक्स लॉज है, चाहे वो छेड़खानी के कानून है, चाहे महिला के साथ छेड़खानी के है, चाहे पुरुषों के साथ छेड़खानी के है, चाहे वो जेंडर जस्टिस के है, चाहे वो वैश्यावृत्ति के हैं या साइबर सेक्स के हैं, तो उससे रिलेटेड वो कानून बना सकते हैं। चाहे वो रीजनल लॉ में पड़े हुए हैं, तो उससे रिलेटेड यहाँ पर सेविंग डली हुई है, या कोई स्पेशल कुछ भी कानून बनाना है उसका सेविंग यहाँ पर दिया गया है। और थैंक यू सो मच। यही तक था मेरा ये हम सब का हमारा अधिनियम जो कि वैश्यावृत्ति से रिलेटेड है। जिसको समझ आता है शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और फॉलो करें, ऐड करें, और कोई भी प्रश्न है